So hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज इस स्पेसिफिक सेशन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं शायद बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, विच इज बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका पाला आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में तो पड़ता ही आपसे, लेकिन आप जब एमबीबीएस में एंटर करेंगे देन दिस इज द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू रीड। बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पढ़नी होती है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर, जहां पर बायोमॉलिक्यूल्स को एक डेप्थ में आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर ये प्रयास करूंगा कि दोस्तों आपका बेस इतना स्ट्रांग बन जाए कि एमबीबीएस में आपको तकलीफ ना हो। वैसे तो मैं आपको एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बट स्टिल यहां पर आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कुछ याद ही ना करना पड़े, सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होती चली जाए। एंड ये आप मुझ पर छोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आपको ठीक तरीके से नोट डाउन करना है। आई होप आपने नोटबुक्स जो ली थी वो अच्छे तरीके से आप लोग बना रहे हैं। अटेंडेंस एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, और जो बता रहा हूँ उसको ठीक से एनालाइज करो और बैठ के सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नोट्स नहीं बनाने, एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी फाइन। सिर्फ इस चीज को सुनो बैठ के, क्योंकि सारी चीजें कैसे क्लास के अंदर ही याद करानी है वो मेरा हेडेक है, एंड आई ट्रूली ट्रूली बियर दैट अप, राइट। तो बायोमॉलिक्यूल्स की शुरुआत कर देते हैं यार। सबसे पहले घुस जाते हैं इस नाम के अंदर। तो नाम जो है दो कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला जो आपका नाम का कंपोनेंट है दैट इज बायो, एंड सेकंड जो आपका नाम का कंपोनेंट है दैट इज मॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, हम सबको पता है, इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंसेस भी कहा जाता है। एंड मॉलिक्यूल इज ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, राइट। एटम की कॉम्बिनेशन से ही, यानी एटम्स के मिलने से ही तो आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो ऐसे एटम की कॉम्बिनेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे। और इसीलिए आप कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स ही वो चीज है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती है। हमारे अंदर जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो जिंदगी बनाते हैं, लेकिन कोई नॉन लिविंग चीज है उसके अंदर एलिमेंट्स उस तरीके से नहीं जुड़े हुए कि वो एक लिविंग सब्सटेंस को जनरेट कर पाए। दैट्स वाई कुछ चीजें लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट आर ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम एलिमेंट है? और क्या एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज के अंदर सेम एलिमेंट है? इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। सबसे पहले यहां पर बना लेते हैं मेरे दोस्त एक ईंट। ईंट के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ओके। तो ये एक ब्रिक है जिससे हमारे घर बने हुए होते हैं, राइट। ये ब्रिक है, हम सबको पता है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे ना पता हो ये बात कि दिस ब्रिक इज नॉन लिविंग, राइट। वी ऑल नो दैट वेरी वेल दैट दिस ब्रिक इज नॉन लिविंग। और इसी के बगल में अगर मैं दोस्त एक चीज बना दूं जो कि लिविंग हो तो मैं बना सकता हूं, बिल्कुल। यहां पर ब्राउन कलर का हम लोग बना लेते हैं तना, राइट। थोड़ी शाखाएं फैला देते हैं एंड इसके ऊपर हम लोग हरी भरी पत्तियां बना देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये ट्री हो गया। और ट्री आपको पता है बहुत बेहतर तरीके से दैट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुझे आप लोगों से ये जानना है कि क्या इस नॉन लिविंग ब्रिक में और इस लिविंग पेड़ में सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं? एंड द आंसर इज एस्टोनिशिंगली यस। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिमेंट सेम पाए जा सकते हैं। लेट्स से यहां पर आपका कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स। और यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहां पर पाए जा सकते हैं। फिर ऐसी क्या चीज है जो लिविंग को तो जान प्रदान कर रही है लेकिन नॉन लिविंग के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वो सांस नहीं लेता, वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता, वो ग्रोथ नहीं शो करता? ऐसा क्या है इनमें डिफरेंस? व्हाट इज द स्ट्राइकिंग डिफरेंस? द डिफरेंस इज इंटरेक्शन। डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। कि जिस हिसाब से ये एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट है, राइट। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे समझ लो दुनियादारी है, दुनियादारी में कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनाया? दुनियादारी में भैया कार्बन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला और क्या बना दिया? CO2 बना दिया। क्या ये CO2 गैस लिविंग है? नहीं, राइट। ये CO2 गैस लिविंग नहीं है। लेकिन अब
हमारे अंदर क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर ये जो CO2 था, इसे आप ऐसे लिख सकते हो COO। ये CO जो है एक और कार्बन के साथ अटैच होता है, एक और हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, एक और NH3 के साथ अटैच होता है। जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे एक और समझ लो हाइड्रोजन है। तो इसने क्या बना लिया, अमीनो एसिड बना लिया। ये अमीनो एसिड क्या करेगा, और अमीनो एसिड से जाकर के जुड़ेगा, फर्दर और अमीनो एसिड से जाकर के जुड़ेगा, और इन अमीनो एसिड से जुड़ के क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। वो प्रोटीन आपका अटैच होगा लिपिड से, वो लिपिड आपका अटैच होगा कार्बोहाइड्रेट से, और अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, आपके सेल के सारे कंपोनेंट बन जाएंगे। मतलब ये डिपेंड करता है कि चीजें जुड़ करके बना क्या रही। जैसे है तो इस केस में भी कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन क्या बना रहा है, CO2। और है यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड बना रहे हैं, जो कि आगे जाके लाइफ बना सकता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहां पर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि द एलिमेंट्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कुड बी सेम। यानी अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को नोटिस करें, जैसे कि एनिमल सेल हो गया कोई, या आपने कोई भाई प्लांट सेल लिया, या फिर कोई पत्ती वगैरह ली, उसका आपने पेस्ट बना लिया, कोई माइक्रोब है उसकी कॉलोनी आपने उठाई, उसका पेस्ट बना लिया, एंड कोई नॉन लिविंग कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि अर्थ क्रस्ट हो गया, राइट, अर्थ क्रस्ट हो गया, मट्टी उठा लिया आपने थोड़ी सी, तो क्या हो गया, इनके अंदर आपको सेम एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, इनके अंदर सेम एलिमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बात है, बस ये सार आपको समझना है। यानी इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि सेम एलिमेंट्स कुड बी फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर इनमें डिफरेंस क्या है दोस्त, डिफरेंस है इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से ये जो है लाइफ को और ज्यादा सस्टेनेबल बना पाएंगे। नाउ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, अब एलिमेंट्स तो सेम हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर एक डेटा देखें, दिस इज द डेटा दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैबोरेटरी ऑफ CNR राव साहब। बहुत ही ज्यादा एकदम प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के, एंड बहुत ही ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेड साइंटिस्ट, जिनके रिसर्च पेपर सबसे ज्यादा पढ़े जाते थे, सबसे ज्यादा साइट किए जाते थे, वो है CNR राव साहब। उनके बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सिर्फ उनका नाम टाइप करिएगा, नाम पूरा टाइप करने से पहले ही उनके विकिपीडिया और बाकी सारे पेजेस आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर आपको एलिमेंट का एक हिसाब किताब लेखा जोखा दिया जाता है। यहां पे एलिमेंट्स के नाम है और उसके बगल में क्या है, अर्थ क्रस्ट में, यानी कि धरती के अंदर उनका वेट कितना है, परसेंटेज वेट। कि जैसे अगर आपने इतना टुकड़ा लिया है अर्थ क्रस्ट का, तो उसमें 5% एलिमेंट ए है, 5% एलिमेंट बी है, 20% एलिमेंट सी है। इस हिसाब से परसेंटेज एनालिसिस निकाल लिया है कि एक 100 ग्राम के टुकड़े में कितना कितना ग्राम कौन कौन सी चीज है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। सिमिलरली आप परसेंटेज वेट निकाल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में किसी चीज का। तो आपको यह बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे अबंडेंट 4 एलिमेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं जो सबसे अबंडेंट 6 एलिमेंट है, वो कौन से हैं? वो है कॉन एसपी, वो है कॉन एसपी। यहां पे लिख देता हूं कि लिविंग के अंदर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, जिससे आपको याद रहे, और इससे आपके प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज्यादा जो आपके 4 एलिमेंट्स अबंडेंट है, और एक पूछा गया है सबसे ज्यादा जो 6 एलिमेंट्स अबंडेंट है। तो यहां पर मोस्ट अबंडेंट 6 एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, मैं उनको सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं दोस्त। सबसे ज्यादा जो 4 है वो है कॉन, यानी CHON, और बाद के 2 हैं SP, यानी आपके इलाके का SP कौन है, आपके इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है, ये आप किसी से पूछ रहे हैं तो कौन SP आप पूछ रहे हो। तो ये 6 जो एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होंगे किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग सेल के अंदर, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे आपका माइक्रोब हो। क्यों? क्योंकि सेल तो यार सेम चीज का बना है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स वगैरह, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें सेम रहती है। तो यहां पर देखो, आपको डेटा याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है कि ज्यादा कौन है कम कौन है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन दिखाया हुआ है, पहले अर्थ क्रस्ट में है 0.14, लेकिन वेट जो उसका ह्यूमन बॉडी में हुआ 0.5। तो क्या हुआ, ह्यूमन में ज्यादा हुआ, तो मैंने ऊपर अपर एरो लगा दिया है। यानी कौन एसपी तो ज्यादा होंगे ही, यानी हाइड्रोजन ज्यादा होगा ही। कौन एचपी में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस गिवन नहीं है टेबल में, तो छोड़ देते हैं। तो ये पांचों कहां ज्यादा होंगे, ह्यूमन बॉडी में, यानी एनिमल सेल में या प्लांट सेल में या माइक्रोबियल सेल में। और बचे हुए जो चारों है वो किस में ज्यादा होंगे, आपके नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो याद करने की दिक्कत ही नहीं है दोस्त, याद करने की दिक्कत ही नहीं है। कौन एसपी एक वर्ड याद करो और उससे आपको सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है, तो किसमें ज्यादा होगा, सेल के अंदर, लिविंग मैटर के अंदर।
और नॉन लिविंग के अंदर बचे हुए सारे आपका सोडियम है, समुद्र में कितना ज्यादा पाया जाता है NaCl, कैल्शियम है जो आपके लाइमस्टोन्स वगैरह में पाया जाता है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। तो अर्थ क्रस्ट में इनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ऑलराइट, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टेबल। नाउ हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। समझ लो आपके पास एक सेल है, राइट? ये एक सेल है। अब ये सेल कैसा हो सकता है? ये एक एनिमल सेल हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था, ये एक एनिमल सेल हो सकता है, ये एक प्लांट सेल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है एक माइक्रोबियल सेल। अब माइक्रोबियल सेल तो भैया बहुत छोटा होगा, तो इसीलिए माइक्रोब की पूरी कॉलोनी उठा ली जाती है और उसका पेस्ट बना दिया जाता है, चटनी बना दी जाती है। कैसे बनाओगे चटनी? इस सेल को मिलाओगे, मिक्स करोगे किसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करोगे, जिसे ट्राइक्लोरो एसिटेट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। यहां पर आपने क्या कर दिया है दोस्त? ट्राइक्लोरो है तो आपने 3Cl ऐड कर दिया, प्लस कर दिया आपने 3Cl, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे एंड इसकी जगह आ जाएंगे 3Cl। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? COOH हो जाएगा और इसके बगल में क्या लग जाएंगे? 3Cl लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन की जगह। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया गया? इट इज अ सॉल्वेंट, इट इज अ सॉल्वेंट। और ये क्या करता है? चीजों को 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देता है। इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा एसिड है जो छोटी चीजों को अलग कर देगा और बड़ी चीजों को अलग कर देगा। तो आपने क्या बना लिया है? आपने एनिमल सेल लिया, प्लांट सेल लिया, या कोई भी माइक्रोबियल पेस्ट लिया और आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को उसमें डाला, मोर्टार और पेसल की मदद से आपने चटनी बना ली। अब वो जो पतली पतली सी चटनी है ना, वो आपकी बन चुकी है, राइट? क्या बन चुकी है? आपकी चटनी बन चुकी है। चटनी को आप यहां पर स्लरी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है यार, चटनी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है? इस चटनी को फिल्टर करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा पूरे के पूरे चटनी को। एक तो वो छोटी छोटी चीजें जो एसिड में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गई, और एक जो एसिड को पसंद नहीं करती, जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगी। तो हमने क्या किया भैया? हमने रख दिया है यहां पर एक कपड़ा, हमने रख दिया है यहां पर एक कपड़ा। अब ये जो कपड़ा है मेरे बंधु, ये क्या है? ये आपका चीज क्लॉथ हो सकता है या आपका कॉटन क्लॉथ हो सकता है, राइट? ये कॉटन क्लॉथ हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया? इसके नीचे भैया एक पतीला रख दिया, भगोना रख दिया, कि जो भी चीजें आएंगी इसमें हम लोग फिल्टर कर लेंगे। अब क्या किया भैया? इस चटनी को इस कपड़े में से पास कर दिया, इस चटनी को इस कपड़े में से पास कर दिया। अब देखो, आपने चाय बनाई लेट से, तो चाय को हम लोग छान रहे हैं यहां पर, तो क्या होगा भैया? चाय नीचे चली जाएगी, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी इस छलनी के। तो यहां पर क्या हुआ? कुछ जुगाड़ तो बैठ गया ऊपर, कुछ जुगाड़ तो रह गया ऊपर, और कुछ चीजें फिल्टर होके चली गई नीचे, कुछ चीजें फिल्टर होके चली गई नीचे, जो यहां पर भर जाएंगी। ठीक है? अब हम इस चीज से क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक चीज है मेरे भाई, कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना है। भैया जो चीज छन गई उसका साइज कैसा होगा? दुनिया में कोई भी बता देगा भैया जो चीज छन गई उसका साइज कम होगा। तो यहां पर क्या है? साइज कम है ना, साइज कम। और जो एसिड है वो भी लिक्विड है, वो भी नीचे आ जाएगा फटाफट। यानी ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिलने वाली चीजें थी, तो ये क्या हो गई? सॉल्युबल चीजें हो गई। तो इसे क्या कहा जा सकता है? एसिड सॉल्युबल पूल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसे आप कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो इनका साइज कम था, इसीलिए एसिड सॉल्युबल पूल में आती हैं और ये फिल्टर हो गई हैं। तो इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, क्योंकि ये फिल्टर हो चुकी हैं। ये 3 नाम हैं जिनसे हम इसे बुला सकते हैं। वहीं पर अगर आप दूसरे केस में देखें तो ऊपर जो जम गया है इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, साइज बड़ा है तभी तो नीचे पास नहीं हुआ। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल। अगर भैया एसिड में सॉल्युबल होता तो नीचे चला जाता ना छलनी से, इनसॉल्युबल था तो ऊपर पड़ा हुआ है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और नीचे फिल्ट्रेट की जगह क्या लिख देंगे? रिटेंटेट। रिटेंटेट मतलब रिटेन हो जाने वाला, फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर हो जाने वाला। फिल्टर हो गया, नीचे चला गया तो फिल्ट्रेट, ऊपर ही रिटेन रह गया, नीचे नहीं जा पाया तो रिटेंटेट, काम खत्म। अब देखो एक और साइंटिफिक बात बताता हूं। एक साइंटिफिक बात यह है मेरे दोस्त कि साइज का बड़ा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। साइज बड़ा मतलब मैक्रो नाम आ जाएगा।
और यहाँ पर साइज छोटा तो इसीलिए इसे क्या बोल देंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बात समझ में आई भाई, नाम से ही सारा डेराइव करके बता रहा हूं ना खेल। तो आपने क्या किया, आप एलिमेंटल कॉम्पोजिशन तक निकाल सकते हैं इसके बाद। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपके कंपोनेंट्स है ना, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। तो सबसे पहले आपने क्या किया मेरे बंधु, सबसे पहले आपने आपका जो सैंपल था एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, माइक्रोबियल पेस्ट का, उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिला दिया। क्यों? क्योंकि ट्राइक्लोरो एसिटेट कुछ चीजों को डिसॉल्व कर लेगा जो कि बनाएंगे एसिड सॉल्युबल पूल, और कुछ चीजों को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा जो बनाएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो दो आपके फ्रेगमेंट्स बन गए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के। आप क्या कर सकते हो, आप ये जो मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, ये तो सेपरेट हो गए। आप क्या कर सकते हो, इनको बकायदा आप लोग फर्दर टेस्ट कर सकते हो, इनका केमिकल एनालिसिस भी आप लोग फर्दर कर सकते हो। जैसे आपको पता लगे कि आखिर मैक्रो में था कौन कौन। जैसे मैक्रो में आते हैं आपके लिपिड आते हैं, प्रोटीन आते हैं, पॉलीसेकेराइड आते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा, आप करते हैं इनको प्योरीफाई, बाकी सारी चीजों को रिमूव कर दो, सिर्फ एक ऐसा टेस्ट करो जिससे पॉलीसेकेराइड अलग हो जाए, जिससे सिर्फ डीएनए अलग हो जाए, जिससे सिर्फ आरएनए अलग हो जाए, और उनका फर्दर आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो। यानी कि आप इनका स्ट्रक्चर भी इल्यूसिडेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी इल्यूसिडेट कर सकते हो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से या मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल में क्या है। ओके, तो इस तरीके से हम केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज कर सकते हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर जो चीजें आई ना, उसको हमने दो फ्रेगमेंट में डिवाइड किया। ये आपकी छलनी है और नीचे आपका पतीला रखा हुआ था, या टेस्ट ट्यूब रख लो, बीकर रख लो, हम देसी आदमी हैं तो हमने पतीला रखा हुआ है। इसके ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई थी जिसको हमने बोला रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल। अंदर कुछ चीजें गई हुई थी जिसको हमने बोल दिया एसिड सॉल्युबल पूल। अब यहां पर क्या बात हो गई मेरे भाई, यहां पर ये बात हो गई कि ये जो है ये आपके साइज में छोटे थे, तो इन्हें क्या बोल दिया, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और पूरा नाम बोले तो हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड यहां पर जो आपकी चीज ऊपर जमा हो गई है इसे क्या बोला, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल का साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा, तभी नाम मैक्रो है। तो इनका क्या रहता है, इनका साइज जो रहता है या इनका वेट जो रहता है दोस्त, ये आपका मोर देन 1000 डेल्टन के आसपास होता है। ठीक है, और माइक्रोमोलिक्यूल का साइज ऑब्वियसली स्मॉल रहेगा, तो मैक्रो का साइज ज्यादा था, माइक्रो का ऑब्वियसली स्मॉल रहेगा, तो माइक्रो का साइज कितना रह पाता है दोस्त आपका, माइक्रो का साइज आपका 18 से 800 डेल्टन के बीच में कहा जाता है। एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ 18 से 800 डेल्टन, दूसरी जगह लिखा हुआ है लेस देन 1000 डेल्टन, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो मोर एक्यूरेट है वो है आपका 18 से 800 डेल्टन। ठीक है, अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है ये आप देख सकते हैं। पहले छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है ना 18 से 800 डाल्टन वेट के, तो अमीनो एसिड है कोई सिंगल, तो क्या होगा, सिंगल अमीनो एसिड तो यार छोटे साइज का होता है ना, सिंगल अमीनो एसिड इट्स ए मोनोमर, बहुत छोटे साइज का है। देन सिंगल कोई शुगर है जैसे कि मोनोसैकेराइड हो गया, जैसे ग्लूकोज वगैरह यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, मोनोसैकेराइड हो गए। इसके अलावा क्या हो गया मेरे दोस्त, इसके अलावा आपका क्या प्रेजेंट हो जाएगा यहां पर बताओ, नाइट्रोजिनस बेसिस, जो कि आगे चल के डीएनए आरएनए बनाएंगे। जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये भी यहां पर पाए जाएंगे, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये मोनोमर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये तो पाए जाएंगे आपके सॉल्युबल पूल के अंदर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त यहां पर जो मैं लिखना चाहूंगा वो है आयंस, ओके, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मैटर, ये आपका यहां पर पाया जाएगा। आपका सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, कोई कोई भी एलिमेंट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है कौन से पूल में, एसिड सॉल्युबल पूल में। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल जो पूल है इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं दोस्त। वो क्वेश्चन आप अभी अगर कर लोगे तो भलाई हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कत पड़ेगी। अब अमीनो एसिड मिलजुल कर क्या बनाते हैं दोस्त, अमीनो एसिड मिलजुल कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। यानी हजारों अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो प्रोटीन क्या हो गया, बड़े साइज का हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब मोनोसैकेराइड मिलजुल कर क्या बनाएंगे, मोनोसैकेराइड आगे चल के बड़े होकर के क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। मोनो मतलब वन, पॉली मतलब काफी सारे, तो ये पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। तो ये भी आपका बहुत खतरनाक चीज हो गई, बड़ी हो गई साइज में।
अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये आगे चल के क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हो, इसको आप बोलते हो पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका पॉलीमर हो गया। एंड अदर देन दैट, अब आप सोचेंगे लिपिड कहां गया, लिपिड यहां आता है। बट अब लिपिड के साथ दो पंगे हैं दोस्त, और ये दो पंगे बनाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। लिपिड के साथ दो पंगे, कौन कौन से पंगे हैं लिख देता हूं यहां पे। टू पंगेज आर देयर, दो पंगे। पहला पंगा ये है कि लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, ये बात याद रखनी है जिंदगी भर, ये एक फैक्ट है। प्रूफ कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर लिपिड तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। मेरे भाई फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है बट इट इज फैट, वो फैट की डेफिनेशन है, वो लिपिड की डेफिनेशन नहीं है। लिपिड में तो कोलेस्ट्रॉल भी आता है, कोलेस्ट्रॉल किस चीज का पॉलीमर है बताओ तो, नहीं है ना पॉलीमर, तो डेफिनेशन गलत हो गई। तो लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है। जैसे अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बना, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बना, नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लिक एसिड बना, लिपिड ऐसे किसी चीज का पॉलीमर नहीं है। तो एक तो इसको इस तरीके से आप अलग कर सकते हो कि क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, सीधा लिपिड पे मार दो, 4 नंबर पक्के। दूसरा, इसका वेट, इसका वेट 800 डाल्टन से कम है। अगर 800 डाल्टन से कम है मेरे भाई, तो ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कैसे आया। भाई हम लोग क्या कह रहे हैं कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल में वो लोग आएंगे जिनका वजन 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज्यादा है। इसका तो 800 डाल्टन से कम है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में है, तो ये कैसे आ गया भैया लिपिड में, या फिर ये कैसे आ गया इसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल में। ये इसलिए आ गया मेरे दोस्त बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल, सिंस इट इज इनसॉल्युबल। आपको ये भी तो याद रखना है ना कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसमें बड़े बड़े लोग हैं। क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल थे, सॉल्युबल वाले तो नीचे चले गए थे ना बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में, तो इनसॉल्युबल है, देयरफॉर लिपिड यहां पे प्रेजेंट है। तो लिपिड छोटा है लेकिन इसके सपने बड़े हैं, ठीक है। तो लिपिड वैसे वजन में छोटा है लेकिन इसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, प्रोटीन में, पॉलीसैकेराइड में, न्यूक्लिक एसिड में। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका वजन जब इतना कम है तो ये आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कैसे पाया जाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं होगा तो नीचे नहीं जा पाएगा, तो ऊपर ही जमा हो जाएगा। दैट्स व्हाई लिपिड यहाँ पे एक मेजर फ्रैक्शन बनाता है। इसके दो क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इस चैप्टर में आगे हैं एक टॉपिक में, जब हम लिपिड को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर नहीं थे बट मैंने बता दिया। ये साइज भी जो है आपका ये आगे आएगा, बट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट साइज है और एक्चुअल साइज आपका है क्या। तो यहाँ पे हमारी बायोमोलिक्यूल की केमिकल कॉम्पोजिशन का जो एक आइडिया है वो हमें लग जाता है कि आपका कहां पर क्या चीज प्रेजेंट है, सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। अब हमें यह प्रूव करना है कि भैया ये जो आयन है ये भी आपके यहां पर पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। कैसे प्रूव करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं एश एनालिसिस एक्सपेरिमेंट। एश एनालिसिस एक्सपेरिमेंट इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव मतलब इसमें तोड़फोड़ मस्ती है भैया, बहुत खतरनाक। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, तोड़फोड़ कैसे मचती है ये हम मचा के बता देते हैं भाई। एक बार समझ लो, आपने फिर वही एक सेल लिया जो आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया था ना, चटनी बना करके, ये सेल है, ये आपका वही सेल है भैया। चाहे तो एनिमल सेल ले लो, चाहे आप प्लांट सेल ले लो, चाहे आप माइक्रोबियल पेस्ट ले लो, चाहे आप माइक्रोबियल पेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। आपने क्या किया, इस सेल को डिहाइड्रेट किया। ओके, आपने इस सेल को क्या किया, डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करना मतलब इसमें से सारा पानी निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट अगर कर दिया तो माइनस वाटर हो जाएगा। ओके, माइनस वाटर हो जाएगा। तो क्या था, पहले जो इस सेल का वेट था इसे आप क्या कहते हैं, पहले जो सेल का वेट था पानी के साथ, इसे कहा जाता है फ्रेश वेट, जिसमें पानी प्रेजेंट रहता है। लेकिन बाद में ये सेल जब सूख गया ना, ऐसा हो गया, पानी निकल चुका है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, अब इस सेल का जो वेट होगा इसे आप बोलेंगे ड्राई वेट। ओके, तो पानी आपने पहले निकाल दिया। अब आपने क्या कर दिया, ड्राई वेट वाली जो चीज है इसको आपने क्या कर दिया बंधु, जला दिया, बर्न कर दिया। अब बर्न अगर कर दिया तो इसके अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी, कार्बन के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे एज CO2। भैया आप बर्न कर रहे हो चीजों को तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे ना, तो कार्बन के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना करके उड़ जाएंगे हवा में।
और जो भी आपका थोड़ा बहुत पानी सुखाने के बाद बचा हुआ रहेगा वो आपका वैसे उड़ जाएगा। यानी अब पानी हो चुका है एकदम ही खत्म, और अब बन चुकी है राख। अब बन चुकी है राख। ये आपकी जमीन है, ये उसके ऊपर पड़ी हुई है राख। दिस इज कॉल्ड एज ऐश। और ऐश की एक खास बात है, ऐश जो है इसकी एक खास बात है दैट इट इज प्योरली इनऑर्गेनिक। गांव में आपने देखा होगा कि जो ऐश है इसको खाद के तौर पे डाला जाता है क्यारियों के अंदर जहां पे फल सब्जी वगैरह उगाई जाती है। तो ऐश जो है इट इज प्योरली इनऑर्गेनिक। प्योरली इनऑर्गेनिक है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस कर लेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स की लिस्ट आपको पता लग जाएगी। एलिमेंट्स लिस्ट आपको पता लग जाएगी। जैसे कुछ की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये है कुछ की लिस्ट कि सोडियम आपका पाया जाएगा। अब सोडियम क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, काफी सारे काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि एक काम करता है गिना दिया। जैसे आपकी बॉडी में आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप है। आप नमक खाते हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम है वो ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो बीपी को कंट्रोल करने में काम आता है। सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बॉडी का मेन जो है कैटायन है। सोडियम पोटेशियम मेन कैटायंस है। क्लोरीन जो है मेन एनायन है, राइट। सो इट इज मेन कैटायन। पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम पंप में साथ साथ आ गया। आप नर्व एक्शन की जब बात करेंगे, नर्व स्टिमुलेशन की, तो वहां पर भी सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत खास रोल है। कैल्शियम की अगर आप बात करें, हड्डियां बनाता है, दांत बनाता है, राइट। कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम की अगर आप बात करें तो आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे चल के, फोटोसिंथेसिस के, रेस्पिरेशन के, जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत एसेंशियल चैप्टर्स हैं, उनमें आप देखेंगे मैग्नीशियम आपको हर जगह पे एज अ कोफैक्टर देखने को मिलेगा। एंजाइम मैग्नीशियम के बिना काम ही नहीं कर सकते रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जहां तक बात है। वाटर की अगर आप बात करें, हमारा 70% से ज्यादा वजन वाटर बनाता है। बाकी आपके सॉल्ट हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट, सल्फेट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। बट द ओवरऑल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक इज कि ये सारी आपकी कहां है, एसिड सॉल्युबल पूल में पाई जाएंगे। साइज ही छोटा है यार, 18 से 800 डाल्टन के बीच में आएगा ना, पक्की बात है। ये तो एसिड सॉल्युबल पूल में ये मिलेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, ये बात हमें जाननी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिहाइड्रेशन कराई, और डिहाइड्रेशन के बाद हमने चीज़ों को जला दिया। देन उसके बाद जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन कौन से एलिमेंट इसमें थे। ऐश यानी राख हमेशा प्योरली इनऑर्गेनिक होती है, ये बात जिंदगी भर याद रखनी है। क्योंकि ऐश में जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट था ना, कार्बन बेस्ड जो कंपोनेंट था, वो सारा बन चुका है धुआं धुआं। क्योंकि कार्बन का सारा मटेरियल हमने उड़ा दिया। यहाँ पे देखो, तो ऑर्गेनिक जो भी चीजें थी रिमूव हो चुकी हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिमूव्ड, इनको तो पहले रिमूव कर दिया है ना, तो इनकी तो कोई दिक्कत रही ही नहीं। दिस इज ऐश एनालिसिस, राइट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की। सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल है वो है आपका अमीनो एसिड। अब अमीनो का क्या मतलब रहता है, अमीनो का मतलब रहता है अमीन ग्रुप, यानी ये ग्रुप। एसिड का मतलब एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी ये ग्रुप। दिस इज अमीनो एसिड। अब दुनिया का हर बायोमोलिक्यूल कार्बन कंपाउंड है, यहीं पर लिखवा देता हूं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, कार्बन का कंपाउंड पढ़ते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन होगा और वैलेंसी सेटिस्फैक्शन के लिए हाइड्रोजन होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह हमें अच्छे तरीके से पता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो बायोमोलिक्यूल्स में भी होंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स खुद ही ऑर्गेनिक है, तो ये भी तो ऑर्गेनिक है ना, तो इनके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन होंगे ही। तो जब हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड इज ए लिखेंगे अब से इसको, अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब मीथेन भैया क्या है, मीथेन भैया सबसे लोअर कैटेगरी के आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपका कार्बन है इसके बगल में हाइड्रोजन, 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 ये है आपके मीथेन भैया। मीथेन भैया से आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन छीन दिए और इसकी जगह पर क्या लगा दिए, अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए। जैसे कार्बन है, ठीक है, और इसके बगल में जो 4 ग्रुप थे एकदम सेम रहते हैं। एक तो हाइड्रोजन छोड़ दिया यहां पे, एक लगा दिया आपने अमीनो एसिड है तो एक लगा दिया अमीनो ग्रुप,
एक लगा दिया भैया आपका एसिड ग्रुप और एक लगा दिया हमने आर ग्रुप, ठीक है। ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मीथेन था, हाइड्रोजन एक कांस्टेंट रखा, बाकी तीनों चीजें बदल दी। अब नाम ही अमीनो एसिड है तो एक अमीनो ग्रुप लगा दो, एक एसिड ग्रुप लगा दो, बन गया अमीनो एसिड। आर ग्रुप जो है इट इज वेरिएबल इन ऑल 20 अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में 20 अलग अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो 20 के 20 अमीनो एसिड में डिफरेंस क्या है? 20 के 20 अमीनो एसिड में डिफरेंस है भैया आर ग्रुप का। तो आर ग्रुप क्या है? यही मेजरली आपकी मेजरली डिफाइंस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑफ अमीनो एसिड। ओके, कि आर अगर एसिडिक है तो कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, आर बेसिक है तो कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड, आर अल्कोहलिक है तो कहेंगे अल्कोहलिक अमीनो एसिड, आर के अंदर सल्फर है तो कहेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, आर के अंदर कुछ और है तो कहेंगे कुछ और अमीनो एसिड। अल्टीमेटली आर जो है वो डिफाइन करता है कि अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के कैसे, राइट। जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर 3 अमीनो एसिड आपको दिखा रखे हैं, एनसीईआरटी का केस है। यहां पर सबसे पहला जो अमीनो एसिड है इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या है? दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सिंपलेस्ट क्या है? क्योंकि इसमें जो आर ग्रुप है ना वो एच है, और हाइड्रोजन से सिंपल क्या ही हो सकता है दुनिया में। तो सेंटर पे कार्बन दिखाई दे रहा है, फिर अमीनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, हाइड्रोजन, ये तो सब में कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे आर ग्रुप के नाम पे भी हाइड्रोजन है, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, तो ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट। फिर है आपका मिथाइल ग्रुप, तो इसे आप कह देंगे एलेनिन। फिर है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी CH2OH, इसे आप कह देंगे सेरीन। तो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड है। इसी प्रकार से और अमीनो एसिड होंगे, उनके अंदर आर ग्रुप डिफरेंट होता चला जाएगा। तो इसे याद कैसे करना है? गैस। ओके, गैस मतलब GAS यानी ग्लाइसिन एलेनिन सेरीन। ग्लाइसिन में सबसे सिंपलेस्ट चीज लगा दो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके मीथेन डाल दो यानी मिथाइल ग्रुप डाल दो, और फिर CH3 जो है उसका एंड वाला H हटा के OH लगा दो, तो CH2OH आपका हो जाएगा, दिस इज गैस। ओके, ये आपका गैस हो जाएगा। ऑलराइट, अब काफी सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं, जैसे आपका आर ग्रुप के हिसाब से आपके एसिडिक अमीनो एसिड हो सकते हैं। ओके, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। बेसिक हो सकते हैं, जो पूछा जाता है, आपका लास्ट ईयर पूछा गया था कि आपका लाइसिन हो गया है, इसके अंदर आर्जिनिन हो गया है, हिस्टिडीन हो गया है, राइट। आपके अल्कोहलिक होते हैं, जैसे सेरीन में हमने क्या देखा था, अभी CH2OH लगा हुआ था, तो OH आ गया ना, तो सेरीन क्या हो गया? अल्कोहलिक हो गया। सल्फर कंटेनिंग हो गया, सल्फर कंटेनिंग क्या हो गया भैया? सल्फर कंटेनिंग में आपका मिथायोनिन आ गया और सिस्टीन आ गया। तो ये क्या रहते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आप बात करेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड की, तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन आ गए उसके अंदर। ये सारे हम जो एग्जांपल्स हैं ये आगे करेंगे, हम अमीनो एसिड के अभी डिटेल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। तो इसको अभी याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ये बात याद रखनी है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी याद कर लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट्स आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब जब जब पीएच में बदलाव आएगा ना अमीनो एसिड के, तो उसके चार्ज में फ्लक्चुएशंस होंगी। जैसे ये समझ लीजिए एक कार्बन है, ओके। इस कार्बन को आप क्या कहते हैं? प्यार से यहां पे लिख सकते हैं, इसे आप कहते हैं सी अल्फा कार्बन। सी अल्फा कार्बन मतलब यहां पे आपके फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है, तो अमीनो ग्रुप भी यहीं अटैच है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यहीं अटैच है, इसीलिए इसे सी अल्फा कार्बन बोल के डिनोट किया जाता है, जो कि सेंट्रल कार्बन है, ठीक है। तो यहां पे सी अल्फा कार्बन है, इस पे आपके 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे सी अल्फा कार्बन है, यहां पे 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, और यहां पे सी अल्फा कार्बन है, यहां पे 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। सर अलग अलग क्यों बना दिया? एक ही डायग्राम में दिखा देते, अभी आपको कुछ समझाना है मुझे, राइट। समझ लो भैया, यहां पर पीएच है एकदम कम। अगर पीएच एकदम कम है मतलब कंडीशंस है एसिडिक। अगर कंडीशन है एसिडिक तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक कंडीशन मतलब प्रोटॉन का लेवल हाई है, मानते हो भाई? एसिडिक कंडीशन मतलब प्रोटॉन का लेवल हाई, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक कंडीशन। तो एच 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 तो सब में कॉमन होगा ही, हाइड्रोजन का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो सब में कॉमन लगा दो। अब प्रोटॉन अगर बहुत ज्यादा है तो हर चीज फुल्ली प्रोटोनेटेड स्टेट में पाई जाएगी, जहां भी H लगने की अपॉर्चुनिटी होगी लग जाएगी। यानी आप यहां पर मान के चलें अमीनो ग्रुप में NH2 होना चाहिए था, लेकिन क्या NH2 रहेगा? नहीं,
H पॉजिटिव इतने सारे हैं, ये इसे बना देंगे NH3 पॉजिटिव। मैक्सिमम प्रोटोनेटेड स्टेट यही हो सकता है, इससे ज्यादा प्रोटोन आप लगा ही नहीं सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, COOH, अब प्रोटॉन इतने ज्यादा है, COOH ही पाया जाएगा, COO नेगेटिव के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। COO नेगेटिव हो सकता था, लेकिन प्रोटॉन इतने सारे एक ना एक आके जुड़ जाएगा, COOH के फॉर्म में पाया जाएगा। एंड नीचे R ग्रुप है, लेट्स से हम लोग ग्लाइसिन की बात करें तो नीचे H लगा लेते हैं बहुत प्यार से, तो ग्लाइसिन है तो हर जगह पे H लग जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें खेलना है अमीनो ग्रुप के ऊपर और एसिडिक ग्रुप के ऊपर। तो यहां पे ओवरऑल चार्ज क्या हो गया एक अमीनो एसिड का, देखो यहां पर NH3 पॉजिटिव है और COO न्यूट्रल है, तो यहां पे ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो गया एक अमीनो एसिड का, बिल्कुल हो गया दोस्त, एकदम हो गया, चंगे तरीके से हो गया। अब समझ लो पीएच आपका नियरली न्यूट्रल, पीएच आपका नियरली न्यूट्रल। अगर पीएच न्यूट्रल है तो आपको पता है कि प्रोटॉन अब इतने ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल लेवल पे प्रोटॉन उतने ज्यादा नहीं है। हाईली एसिडिक कंडीशन में तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, अब उतने ज्यादा प्रोटॉन नहीं है, तो क्या होगा, प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले किससे निकलेगा ये खेल है भैया, या तो मैं NH3 से निकाल दूं प्रोटॉन और लिख दूं NH2, या मैं COH से निकाल दूं प्रोटॉन और मैं लिख दूं COO नेगेटिव, दोनों ही केस है। पर मेरे को लिखना क्या है, टेक्निकली सही क्या होना चाहिए, टेक्निकली सही क्या होना चाहिए दोस्त, COOH जो है ये सबसे पहले प्रोटॉन लूज करेगा। यहां पर मैं गोला बनाऊंगा और यहां पे लिखूंगा विल लूज प्रोटॉन फर्स्ट, विल लूज प्रोटॉन फर्स्ट। क्यों करेगा प्रोटॉन फर्स्ट लूज, उसके पीछे का रीजन भैया, हर चीज के पीछे का रीजन बताते हो बताओ, तो वो ये है रीजन कि इट इज एसिडिक। भाई नाम ही क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक ग्रुप है ना, तो एसिड का काम क्या रहता है, एसिडिक है तो इट विल बी अ प्रोटॉन डोनर ना, इसीलिए तो एसिड में डाला जाता है इसे, प्रोटॉन डोनर ही तो एसिड होते हैं, तो सबसे पहले डोनेट कौन करेगा, COH। और NH3 पॉजिटिव क्यों नहीं डोनेट करेगा, बिकॉज इट इज अ लेविस बेस। अमोनिया का नाम सुना है, NH3 लेविस बेस में आता है, वो बेस है तो प्रोटॉन डोनेट क्यों करेगा सबसे पहले, जब कतई मजबूरी आ जाएगी तब करेगा। तो ये जो COH है ये क्या बना देगा भैया, CO नेगेटिव, पहले यहां से लूज करेगा और ये आपका NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पर देखो कमाल की बात क्या हो गई, ये जानने वाली चीज है। कमाल की बात ये हो गई कि यहां पे NH3 पॉजिटिव है, यहां पर CO नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया भैया, ओवरऑल चार्ज हो गया 0। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयनिक कंडीशन। ज्विटर का मतलब होता है अपोजिट, ज्विटर आयन स्टेट इसे कहा जाता है। ज्विटर आयन स्टेट में क्या हुआ, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, या जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने नेगेटिव रहेंगे, ओवरऑल न्यूट्रलिटी आ जाएगी, ओवरऑल चार्ज वुड बी 0। कोई बोल दे कि क्या ज्विटर आयन अनचार्ज रहते हैं, नहीं, चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0 है दोस्त, ये याद रखना है कि चार्ज दोनों ही है लेकिन ओवरऑल 0 आ गया। अब देखो, अब भैया पीएच बढ़ा दिया है, ज्यादा बेसिक कर दिया है। अगर पीएच है बहुत तगड़ा तो क्या हो गए, प्रोटॉन कम हो गए ना। अगर पीएच है बहुत ज्यादा तो साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एकदम कम हो गए। अगर प्रोटॉन कम है आसपास सराउंडिंग में तो प्रोटॉन यहां से निकलेंगे, तो पहले ही हम निकाल चुके थे CO नेगेटिव, तो हम पहले ही बना चुके थे, राइट। CO नेगेटिव, तो एक सेकंड, ये गोला यहां पे नहीं बनाना था ना भाई, एक बार हटा देता है, CO नेगेटिव तो हम पहले ही बना चुके थे। अब निकल जाएगा भैया NH3 पॉजिटिव से भी, अब तो मजबूरी, अब तो निकालना ही पड़ेगा, NH2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहां पे 0 चार्ज है NH2 में, और यहां पे चार्ज है नेगेटिव, यहां पे चार्ज है नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मानते हो। यानी अगर मैं बोलूं जब आप कम पीएच से ज्यादा पीएच की तरफ जाते हो तो अमीनो एसिड का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन मतलब जहां पे ओवरऑल चार्ज आपका 0 है दोनों प्रकार के चार्जेस में, ओवरऑल चार्ज इसमें 0 हो जाता है, ठीक है। ये बात है आयनाइजेशन क्या है, वो पूरा कंसेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, राइट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, लेकिन कोई इतने अच्छे से नहीं बताता है जो यहां पे बताया हुआ, आप किसी की वीडियो ट्राई कर लेना, राइट। चलो, लिपिड, दो बातें इसके बारे में पहले जान चुके हैं, नॉट अ पॉलीमर, एंड सेकेंडली छोटा मुंह बड़ी बात वाला केस है कि 18 से 800 डाल्टन के बीच में वजन है, लेकिन तब भी बायोमैक्रोमोलेक्यूल के साथ पाया जाता है। भाई में एटीट्यूड है अलग लेवल का। अब जो लिपिड है इसके अंदर काफी सारी चीज पाई जाती है, जैसे कि ग्लिसरॉल है, ये भी आपका छोटे साइज का लिपिड है, ओके। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लिसरॉल के साथ साथ आपके जो फैटी एसिड्स हैं दे आर ऑल्सो
लिपिड्स। जो इन दोनों के मिलने से बनेंगे फैट्स, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ लिपिड्स। जो स्टेरॉल्स होते हैं जैसे कि कोलेस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कॉम्पेस्टेरॉल, ये भी आपके लिपिड हैं। ऑयल्स जिनकी आप बात करते हैं, फैट और ऑयल्स, ये भी आपके लिपिड हैं। सारी चीजें आपके लिपिड हैं। अब इसमें से जो ग्लिसरॉल है भैया, ये जो ग्लिसरॉल है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब एन आ रहा है एंड में, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चीज है। ये लगा दिया 3 कार्बन। एन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब ट्राई हाइड्रोक्सी, तीनों पे OH ग्रुप है और बाकी हाइड्रोजन लगा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH2OH, वैलेंसी जस्टिफाइड है। CHOH और नीचे CH2OH। देख लो भाई, वैलेंसी सबके जस्टिफाइड है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। अब इस ग्लिसरॉल पे जब आप लगा देते हैं फैटी एसिड, तब बनता है फैट। तो फैटी एसिड क्या होता है? नाम में क्या है? फैटी और एसिड। फैटी का मतलब क्या है? फैटी का मतलब होता है लार्ज, राइट? तो लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन यहां पर प्रेजेंट है। तो फैटी का मतलब यहां पर है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन यहां पर प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन चेन यानी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है उसमें। और एसिड का मतलब एंड में COOH ग्रुप है। जैसे कि ऐसे करके मान लो कि ये आपका CH3, देन CH2, 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 COOH, राइट? तो ये जो COOH को छोड़ के जो बाकी दुनियादारी है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं R ग्रुप। इसे आप कहते हैं R ग्रुप। और जो COOH है, इसे आप क्या कहते हैं? एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप। तो जो R ग्रुप होता है ना बंधु, आपका फैटी एसिड का, ये जो R ग्रुप होता है, इट वेरीज फ्रॉम 1 to 19 कार्बन। इससे ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही बताया हुआ है। आपके सिलेबस में जो हाईएस्ट आपको बता रखी है, दैट इज अराकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन का, राइट? तो 1 से 19 कार्बन का R ग्रुप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें COH वाला कार्बन ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप टोटल फैटी एसिड की लेंथ बता पाओगे। अगर आपको बोला है कि अराकिडोनिक एसिड में कार्बन कितने हैं, अगर आपको कोई पूछे अराकिडोनिक एसिड में कार्बन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 20 कार्बन। और अगर आप इसे बाइफरकेट करके लिखना है, तो आप लिखोगे 19 कार्बन है इसमें R ग्रुप के, +1 COH। सिमिलरली आपको किसने ऐसे बोला, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है भैया? पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है? पामिटिक एसिड में आप बोलोगे सर 16 कार्बन है। 16 कार्बन में से आप बोलोगे 15 कार्बन है R ग्रुप के, प्लस 1 कार्बन जो है आपका किसका आ जाएगा? COH ग्रुप का आ जाएगा, राइट? तो 1 से 19 कार्बन आपके यहाँ पर R ग्रुप के अंदर पाए जा सकते हैं। तब जाके आपका क्या बनेगा? एक फैटी एसिड की चेन बनेगी। ऑलराइट? अब जो फैट एंड ऑयल है, अब फैट जो है जैसे घी है आपका जमा रहता है सर्दी के अंदर, लेकिन ऑयल जो है ये ऑयल ही रहता है। जैसे सरसों का तेल है, वो कितनी भी सर्दी हो, सरसों का तेल ही बना रहता है। तो ऑयल का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। यानी 2 डिग्री भी तापमान है तो भी वो मेल्ट ही रहेगा, -2 डिग्री सेल्सियस है तो भी वो मेल्ट ही रहेगा, यानी बहुत लोअर टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, जबकि फैट का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, जैसे 20 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, तो इनको पिघलाना पड़ता है, बहुत जल्दी जम जाते हैं, राइट? अब बात करते हैं कि ये जो आपके फैट्स हैं ये कैसे बनते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर एंड में COOH है और यहां पे आपका क्या है? CH2OH है। तो यहां पे ये जो OH है और ये जो आपका H है ना, ये गायब होकर के क्या बना लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। एंड ये जो दोनों चीजें हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये साथ में हो जाते हैं अटैच। ऑलराइट? ये साथ में आकर के अटैच हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू व्हाट? ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू मोनोग्लिसराइड। ठीक है? 2 फैटी एसिड अगर आपने लगा दिए तो डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड अगर आपने लगा दिए तो ट्राइग्लिसराइड। ओके, बनते कैसे हैं? एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं यार, एक सेकंड, नई स्क्रीन निकाल लेते हैं। ऑलराइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। नोट्स में नहीं मिलेगा, बट मैं आपको एक बार वैसे बता दे रहा हूं। जैसे ये देखो, CH2OH,
CHOH CH2OH, डन। अब इसके बाद मैंने मोनोग्लिसराइड बनाने की सोची, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे COOH आ चुका है, इसके बगल में क्या है आपके 7-8 कार्बन की कोई चेन। अब यहां पर क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये जो CO है यहां पे आ जाएगा इस O के साथ, ये CO इस O के साथ आ जाएगा। तो मैं बना देता हूं, ये CO जो है इस O के साथ बना देता हूं, अलग कलर से बना देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा CO, एक जुड़ चुका है आपका फैटी एसिड, क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड। तो एक मोनोग्लिसराइड बनते भी इट इज अ फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हो गया तो इट इज अ फैट। लेकिन और भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही राज है भाई। मुझे डाइग्लिसराइड बनाना है। अब इसमें चाहे सेम फैटी एसिड लगा दो ऊपर वाला, चाहे और लंबा लगा दूं, मैं अलग अलग लगा दूं, मेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मुझे और बनाना है, तीसरे का और मैं H काट दूंगा, और इसमें मैं दोबारा लगा दूंगा एक तीसरा फैटी एसिड। दिस इज ट्राइग्लिसराइड, ये जो है आपका, इसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड या फैट। ये कहानी आपके फैट की, ओके। तो यहां पे देखो पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड में मैंने आपको बताया था टोटल 16 कार्बन है, तो इसमें से 14 कार्बन और एक ये C यानी 15 कार्बन हो गए आपके R ग्रुप के। R ग्रुप जो है इज इक्वल टू 15 कार्बन का है, और COH जो है इसका एक कार्बन अलग से है, तो ये जो आपका है ये आपका एक कार्बन अलग से, टोटल 16 कार्बन हो गए, राइट। अब यहां पर देखो ये ग्लिसरॉल है आपका, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन मिथ इथ प्रोपेन हो गया, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और ट्राई हाइड्रोक्सी तीनों पोजीशन पर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने लगा दिया है, हाथों से बनाकर देखा था तो याद भी। बाद में देखो ट्राइग्लिसराइड बना रखा है, यानी R1 R2 R3 तीन डिफरेंट फैटी एसिड यहां पर लगा रखे हैं, ओके। तो R1 R2 R3 लिख रखा है ना, तीनों डिफरेंट है, तीनों सेम भी लगा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका CH2O बच गया है, और यहाँ पे CO जो है इसके थ्रू आकर के एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ाई हो जाती है, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाते हैं। नाउ देयर आर सम लिपिड्स व्हिच आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से लिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, जो आपका पोलर हेड बनाया था मैंने। ये देखो भैया, ये आपका पोलर हेड है लिपिड का, और ये आपकी टेल है। तो ये जो पोलर हेड था ना, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे थे, जैसे कि आपका लेसिथिन, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है नीट के अंदर, आ चुका है। तो जैसे पहला कार्बन है यहाँ पे ग्लिसरॉल का, उस पे आपका पहला आपका फैटी एसिड लग चुका, दूसरा कार्बन है इस पे दूसरा फैटी एसिड लग चुका, ये नॉर्मल है। जो ऊपर जो बनाया है ट्राइग्लिसराइड सेम वैसा ही है। तीसरे में क्या हुआ, फॉस्फेट लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया, PO4 लगा दिया, तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ओके। तो CH2 था, उसके ऊपर एस्टेरिफाई करके क्या लगा दिया, फॉस्फेट, और फिर लगा दिया है आपका नाइट्रोजन, ओके, जो कि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, CH2 और नीचे 3 CH3 के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे सिंस आपका फॉस्फेट आ चुका है, दैट्स व्हाई इसको क्या लिखा गया है, फॉस्फोलिपिड लिखा गया है, राइट। ये आपकी बात है। अब देखो जैसे ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी एक रिंग होती है आपकी 6 कार्बन की, देन उसके बाद आपकी जो रिंग है ये भी 6 कार्बन की है, ये भी 6 कार्बन की है, और ये जो चौथी वाली है 5 कार्बन की होती है। ये कोलेस्ट्रॉल है आपका, इसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है दैट इज OH ग्रुप, और बाकी सारा जो है यूजुअली कार्बन और हाइड्रोजन का बनता है, ओके। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें आपकी स्टेरॉल न्यूक्लियस पाई जाती है। ये जो पिंक कलर का पार्ट है ना, इसे आप स्टेरॉल न्यूक्लियस कहते हो, पिंक कलर का जो पार्ट है, ये जो 4 रिंग्स हैं इन्हें आप स्टेरॉइड न्यूक्लियस कह सकते हो, राइट। दिस इज द केस, ऑलराइट। तो ये डायग्राम आई होप सबको क्लियर हो चुका है। नाउ ऊपर क्या दिखा रखा है आपको, शुगर दिखा रखा है। अब जैसे C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, लिख देता हूं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका पांचवा कार्बन, और ऊपर आपका ये वाला छठा कार्बन, 6 कार्बन। एंड सिमिलरली यहाँ पे राइबोज है, राइबोज आपका 5 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका यहाँ पे जो है ये 5वां कार्बन, ओके। तो यहाँ पे आपकी हेक्सागोनल रिंग बन रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पायरान रिंग। तो दिस इज पायरानोज स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो 5 कार्बन की या फिर 5 मेंबर की रिंग बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज अ फ्यूरान रिंग, राइट। तो
अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के भी बन सकते हैं। नाउ नाइट्रोजनस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। कुछ आप देखोगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और है, दे आर हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर, क्योंकि इनके नाम में ही है नाइट्रोजनस बेस, तो दे कंटेन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन आ गया तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा हो तो गई ना नई चीज, तो दे कंटेन नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो कैटेगरी के होते हैं। पहली जो कैटेगरी है इट इज कॉल्ड एज योर प्यूरिन, एंड सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज पायरिमिडीन। प्यूरिन और pyrimidine में क्या फर्क है ये देख लेते हैं हम लोग। प्यूरिन जो है इट इज 9 मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 9 मेंबर्ड, और इसमें 4 जगह पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे नाइट्रोजन मिलेगा। 1 3 5 छोड़ दो 7 9, सिंपल। और यहां पे जो pyrimidine है ये 6 मेंबर का रहता है, 6 मेंबर की एक रिंग है, और यहां पर भी आपका 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे नाइट्रोजन मिलेगा, जैसे 1 और 3, 7 और 9 तो है नहीं, 6 मेंबर ही है, तो यहां पे तो नहीं हो पाएगा, राइट? अब देखो जो प्यूरिन है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये आपकी यहां पर इस प्रकार से देखने को मिलती है। 6 मेंबर हो गए और साथ में 5 मेंबर की एक रिंग फ्यूज है, टोटल कितने हो गए? टोटल 9 मेंबर हो गए, और यहां पे टोटल ही आपके 6 मेंबर है, ठीक है? अब देखो यार यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा दो 4 नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पर देख लो, समझ लो फर्स्ट पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, 7 पे लगा दिया, 9 पे लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, ये आपके नाइट्रोजन हो गए। अब क्या है, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, इसके ऊपर जब आप शुगर लगाते हो तब बनती है आपकी न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाम में ही है न्यूक्लियोसाइड, साइड एस फॉर साइड, एस फॉर शुगर, तो इट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, और एंड में बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को आप क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये भी लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, एक ही बात है भैया, एक ही बात हो गई ना। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आगे चल के क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, डीएनए और आरएनए बनाएगा। तो आपको याद रखना है दिस न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी ये बनाएगा आगे चल के डीएनए आरएनए, ओके? ये बनाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, ऑलराइट? तो नाइट्रोजनस बेस क्या है पता लग गया, न्यूक्लियोसाइड क्या है पता लग गया, न्यूक्लियोटाइड क्या है पता लग गया। स्ट्रक्चर देख लो एक बार फटाफट। ये देखो मेरे भाई, ऊपर जो बना हुआ है ये है आपका प्यूरीन। प्यूरीन मतलब 9 मेंबर का 4 नाइट्रोजन है, ओके? फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, 9th पोजीशन पर। ये आपका क्या है? 9 मेंबर है, ये 6 मेंबर और 5 मेंबर के रिंग फ्यूज हो गई तो 9 मेंबर बन गए। ये आपका प्यूरिन। pyrimidine में क्या है? 6 मेंबर है, ओके? और 2 नाइट्रोजन है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो इसके साथ साथ ही हम लोग लपेट देंगे, क्योंकि उसके लिए बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक नॉलेज होना एसेंशियल है। जैसे हम लोग बायोमोलिक्यूल, सेल करेंगे, एक आधे बीच के जो टॉपिक छोड़े हुए हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम करेंगे, वी कैन जंप अपॉन मॉलिक्यूलर बेसिस, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। एडिनोसिन, सीन का मतलब न्यूक्लियोसाइड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडेनिन था 9 मेंबर का, इसके ऊपर जुड़ चुकी है 5 कार्बन की शुगर, जुड़ चुकी है, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है, ओके? जैसे आपका यूरिडीन, तो यूरिडीन में क्या है? आपका यूरेसिल है, यूरेसिल में आपने शुगर लगा दिया, तो इट इज न्यूक्लियोसाइड। अब इसके ऊपर फॉस्फेट और लगा लो, जैसे एडेनिन है तो नाइट्रोजनस बेस, सेंटर पे आपकी शुगर, और यहां पे आपका फॉस्फेट, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये आपकी बात हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल्स क्या होते हैं प्यूरिन के? प्यूरिन के एग्जांपल्स होते हैं आलू गोभी। आलू गोभी को क्या करना है? कट करना है, तो कट कर दो आलू गोभी को,
कट कर दो आलू गोभी को। कट का मतलब साइटोसिन, यूरासिल जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा, और थायमीन। आलू गोभी मतलब एडेनिन जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा, एंड उसी का भाई है, उसी जैसा दिखने वाला ग्वानिन, उसी का भाई। ये हो जाएंगे आपके कट, और आलू गोभी हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स। कर देता हूं इसको हाईलाइट। ओके, जुकाम लगी हुई है यार, थोड़ा माफ करना, आवाज आ रही हो अजीब सी तो। ऑलराइट, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। आई होप इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पढ़ा के बहुत मजा आ गया। जब पढ़ा के बहुत मजा आ जाता है ना, तो ऐसे संतुष्टि हो जाती है, हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, आज आ भी जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। तो गाइज, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन आवर पेड बैचेस, ऑलरेडी सब कुछ अपलोड हो चुका है यार, बहुत प्यारा प्रीमियम कंटेंट है। फर्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। टाइमली सिलेबस कंप्लीट होता है, पहले ही क्योंकि बना के डाल दिया गया है, तो अल्टीमेटली सिलेबस लेट होने की कोई दिक्कत है नहीं। रिवीजन बहुत प्रॉपर होता है, नोट्स टाइमली मिलते हैं। प्लीज मेक श्योर टू गेट थ्रू इट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही लिंक मिल जाएंगे। तो एक बार अगर आप समझ लो आपकी बायोलॉजी अच्छी चल रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक नहीं चल रही है, तो नीचे जाके केमिस्ट्री फिजिक्स का कोर्स ले लो, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज इज ऑल्सो अवेलेबल। तो एक बार जाकर के चेक जरूर कर लेना। मार्क्स अप लर्निंग ऐप है, जहां पर हमारे काफी सारे सस्ते सस्ते कोर्सेज चल रहे हैं। 10-10 रुपए में आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं, जाके एक बार चेक कर लेना। रेदर देन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जस्ट स्क्रॉल डाउन द मार्क्स अप लर्निंग ऐप, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ सके। इंस्टॉल करो इस एप्लीकेशन को, अप्रिशिएट करो एफर्ट्स को, अच्छे अच्छे स्टार मार्किंग्स दे करके, और यूज करो इस कंटेंट को। और नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के पूरे होते ही। नोट्स के लिए कृपया करके पधारें मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू बी हियर ऑन टाइम, जिससे कि सारी की सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच सके। So thank you so much guys for watching this video up. I will still request you guys to go down and check out the description, जिसमें आपको काफी सारे links मिलेंगे. Just go and check out our courses. Very very beneficial, very very helpful. एकदम चुम्मा कोर्स है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। और YouTube से तुम कट जाओगे, which is the biggest benefit, मुझे ऐसा लगता है। टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री है उसके अंदर, नोट्स मिलते हैं टाइमली, DPP मिलती हैं। YouTube से कट सको तो कट जाओ भाई, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं कंट्रोल होते काफी बार। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ certain way to get out of it, and ultimately paid batches are a good measure of that. And ultimately बहुत यार सस्ता भी बैच है, तो ऐसा कोई महंगा भी नहीं है। और अगर नहीं लेना तो फिर यार यूट्यूब और हम लोग हैं ही, टेलीग्राम पर जुड़ जाना बस नोट्स के लिए, और बाकी फिर हम लोग आगे कर सकते हैं काम। ऑलराइट यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।